हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पीटी चैनल। सो एवरीवन, विजन पीटी 365 का इकोनॉमी का यह पार्ट नंबर सेकेंड है। ओके, सो एवरीवन, पीटी 365 करंट अफेयर का एनालिसिस करने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस कर लो आप कि हमें जो करंट अफेयर पढ़ना है किस लेवल तक पढ़ना है, कितना डीप उसका एनालिसिस करना है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आया हुआ है। अगला जो भी मैं पार्ट डिस्कस करूंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर को भी वहाँ पे लगाया जाए, ताकि थोड़ा सा एक व्यू बन सके कि हमें किसी भी मैटर को किस लेवल तक जानना है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग और मौद्रिक नीति से पार्ट नंबर सेकेंड को। ओके, सो वृद्धिशील नगद आरक्षी अनुपात। एवरीवन, बैंकिंग और मौद्रिक नीति को जानने से पहले कुछ छोटे छोटे सेगमेंट हैं जिसको हमें बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, जैसे कि CRR, SLR, NDTL, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ओके, सो इन जो तथ्यों को अगर हम जान लेते हैं तो जो बैंकिंग से संबंधित जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होती है। ओके, जो CRR होता है ये क्या होता है? जो बैंक होते हैं वाणिज्यिक, जो अनुसूचित बैंक होते हैं, बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट होती है, ठीक है, जो NDTL होता है, टोटल डिपॉजिट होता है, उस टोटल डिपॉजिट का लगभग 4% RBI के पास रखना होता है। ओके, जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का RBI आपको बताती है कि कितना परसेंट, ठीक है, मेरे पास रखना है। उस पैसे को एज ए सिक्योरिटी RBI के पास अपने टोटल डिपॉजिट का, जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो RBI के पास रखते हैं, लेकिन RBI उस रखे गए सिक्योरिटी के रूप में पैसे का कोई ब्याज बैंक को नहीं देता है। ओके, क्लियर? जिसको कहते हैं हम CRR, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आते हैं SLR पे। ओके, जो बैंक अपने पास टोटल डिपॉजिट रखा है उस टोटल डिपॉजिट का लगभग 18% अपने पास उसको रखना होता है ऑल टाइम। इस 18% रखे गए मुद्रा का मार्केट में आप ऋण किसी व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते हो, ये आपको ऑल टाइम अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है। ठीक है, सो SLR को हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जानते हैं। देखिए, जो CRR होता है, CRR बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक मात्रा रखता है RBI के पास। ठीक है, जो SLR होता है, SLR बैंक अपने पास स्वतः रिजर्व रखता है अपने टोटल डिपॉजिट का। NDTL, ओके, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ओके, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये क्या होता है? देखिए, डिमांड दो तरह का होता है। ठीक है, डिमांड दो तरह का होता है। एक तो होता है डिमांड लायबिलिटी, एक होता है टाइम लायबिलिटी। ओके, देखिए, जो डिमांड लायबिलिटी होता है, बैंक से कस्टमर अपना जमा किया हुआ पैसा, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो चाहे वो करेंट अकाउंट में हो, किसी भी समय मांग सकता है। ओके, जो टाइम लायबिलिटी होती है, इसमें होता क्या है कि कुछ समय के बाद अपने पैसे को हम मांगते हैं। जैसे कि FD जब हमने करा दिया 2 साल का, तो 2 साल के बाद ही हम उस पैसे को मांगते हैं। हालांकि FD आप तत्काल भी अपने FD वाले पैसे को मांग सकते हो, लेकिन कुछ उस पर बैंक पेनाल्टी हम पे लगा देता है और हमें पैसे वो दे देता है। ठीक है, क्लियर? आप मोटा मोटा समझो कि जो बैंक होता है, बैंक के पास जो लोगों के द्वारा कुल पैसा जमा कराए जाते हैं, ठीक है, टोटल जो डिपॉजिट होती है बैंक में, इसी को हम NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के रूप में जानते हैं। ओके, अब आते हैं रेपो रेट पे। ठीक है, दरअसल देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट दरअसल सेम ही सेम है। होता क्या है कि जो बैंक रेट होता है वह दीर्घकालीन अवधि के लिए बैंक द्वारा लिया जाता है ऋण। ओके, और जो रेपो रेट होता है, ठीक है, बैंक RBI से अल्प अवधि के लिए ऋण लेता है। तो दोनों में, एक में अल्प हो जाता है, एक में होता है कि दीर्घकालीन लेते हैं। ठीक है, आई होप हम समझ गए मामला कि क्या होता है। देखिए, ये सब जो ट्रिक होते हैं, इसमें होता क्या है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ना, मनी की तरलता जो होती है, उसको कम करने के लिए RBI ऐसे सेगमेंट का इस्तेमाल करता है ताकि महंगाई आसमान ना छूने लगे। ओके भाई, मार्केट में बहुत ज़्यादा
पैसा आ गया, तो पैसा जब आ गया तो हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, डिमांड बढ़ जाता है, हम लगते हैं डिमांड करने। जब डिमांड लगता है बढ़ने तो होता है क्या कि महंगाई लगा बढ़ने, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ता है सामान का, सप्लाई पे प्रभाव पड़ता है और वस्तु का जो मूल्य होता है वो बढ़ने लगता है। ओके, सो हमने एक मोटा मोटा ओवरव्यू पे हमने बात कर लिया कि पूरा का पूरा मामला क्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एनालिसिस पे। सो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए ICRR का उपयोग किया था। देखिए, जो हम CRR अभी देखें, CRR के तरह ही ये ICRR होता है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों का सेम ही प्रोसेस होता है। ठीक है, जब CRR SLR रेपो रेट के तहत जब लगता है कि महंगाई उतना ज़्यादा अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तब जो होता है RBI जो होता है वो ICRR का उपयोग करता है बैंकों के ऊपर। ठीक है, नगद आरक्षी अनुपात CRR और वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात ICRR। सो जो CRR होता है, बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नगद तौर पर रखना पड़ता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जानते हैं। बैंक के लिए अपनी NDTL अर्थात नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास CRR में बनाए रखना पड़ता है। हमने बात इस पे किया, जिसका कि जो RBI होती है कोई ब्याज, उस रखे हुए पैसे का कोई ब्याज बैंक को नहीं देती है। ठीक है, जो निवल मांग या मियादी देयताएं जो NDTL है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, यह किसी बैंक की डिमांड या टाइम लायबिलिटी ओके सार्वजनिक क्षेत्र के या किसी और बैंक के ऊपर जारी रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में जमा राशि के बीच में अंतर को दर्शाता है। देखिए, हमने बात किया ना कि जो NDTL, जस्ट वेट, जो NDTL है यह दो प्रकार से काम करता है। ठीक है, एक तो होता है, ठीक है, एक तो होता है डिमांड लायबिलिटी और एक होता है टाइम लायबिलिटी। एक होता है टाइम लायबिलिटी। जो डिमांड लायबिलिटी होता है वो कस्टमर के द्वारा किसी भी वक्त अपने पैसे को मांगा जा सकता है। इसमें सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट के अंतर्गत मामला आता है। जो टाइम लायबिलिटी होता है, इसको आप एग्जांपल FD से समझ सकते हो, फिक्स डिपॉजिट से समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत जमा किया हुआ जो पैसा होता है बैंक के पास, हम एक निश्चित समय के बाद ही उनसे डिमांड करते हैं, तो वो टाइम लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने ये भी बात किया कि जो फिक्स डिपॉजिट है हम तत्काल भी पुनः अपने जमा किए हुए पैसे को मांग सकते हैं, लेकिन समथिंग कुछ पेनाल्टी के तौर पर हमें देना पड़ता है बैंक, और हमारा पैसा हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि इसका उदाहरण हम FD से समझ लिए। ओके, एक आता है अदर टाइम लायबिलिटी। उसमें होता क्या है, जैसे बैंक को कुछ पैसे देने होते हैं, जैसे कि बैंक का बिजली बिल हुआ, समथिंग ऐसे जो होते हैं वो बैंक को देना पड़ता है, तो वो दोनों से अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस हिसाब से चीज़ों को समझ लो कि NDTL होता क्या है। ठीक है, चलिए, RBI अधिनियम 1934 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिनमें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं, के लिए CRR बनाए रखना अनिवार्य है। याद रखना, अगर ये पूछ लेता है कि CRR बनाए रखना अनिवार्यता का जो है प्रोटोकॉल किसके अंतर्गत, तो RBI अधिनियम 1934, इसको आप प्लीज़ शॉर्ट नोट में मेंशन कर लेना। अब आते हैं हम ICRR पे। सो ICRR जो है वस्तुतः नगद आरक्षित अनुपात के समान है, यानी कह रहा है कि जो ICRR है यह बिल्कुल CRR के समान है। ठीक है, कि अपने टोटल NDTL का एक निश्चित राशि RBI के पास रखना होता है। ठीक है, इसमें बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना होता है। सेम डेफिनेशंस CRR का भी है। इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है, सेम, क्योंकि CRR के अंतर्गत भी रखा गया पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, इनमें निम्नलिखित अंतर हैं। क्या है, RBI के पास CRR के अलावा ICRR को भी लागू करने का विकल्प है। वसूली जाने वाली यह ब्याज दर CRR से अलग होती है। ओके, आप समझना अब, जैसे CRR के साथ साथ ICRR को कैसे लागू किया जाता है। जब CRR बस लागू करता है RBI, जैसे 100 रुपये
बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, और सीआरआर का दर निर्धारित हो गया 4.5% की दर से, यानी जो टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास ना, उस टोटल डिपॉजिट का 4.5% सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होगा बैंक को, ठीक है। अब आते हैं सीआरआर के साथ आईसीआरआर कैसे लागू होता है, ठीक है। जैसे 150 रुपये, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 150 रुपये है, आरबीआई ने बोला कि 4.5% की दर से मेरे पास सीआरआर जमा करो, यानी टोटल डिपॉजिट का 4.5% बैंक को रिजर्व आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो हो गया टोटल 6.45 रुपये सीआरआर से जमा होगा, ठीक है। जो एनडीटीएल से 50 रुपये में वृद्धि हुई है, ठीक है, यानी 150 में, पहले तो 100 रुपये पे, पहले तो टोटल पे ये हो गया, ठीक है। अब जो 50 रुपये की वृद्धि हुई है, उस 50 रुपये पे आरबीआई बोलेगा कि आईसीआरआर के तहत 10% की दर से आप अब जमा करो। तो जो 50 रुपये है उसके हिसाब से 5 रुपये सीआरआर से, आईसीआरआर से जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास। आप समझ गए, 100 रुपये था तो 100 रुपये पे 4.5% की रेट से बैंक को आरबीआई के पास जमा करना हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, जैसे 150 रुपये, तो पहले 150 रुपये का सीआरआर जमा करना पड़ेगा बैंक को। उसके बाद जो अधिशेष है ना 50 रुपये, इस अधिशेष पर अब आईसीआरआर के तहत आरबीआई बोलेगा फिर से हमें वो पैसा दो, ठीक है। अब होगा क्या कि जो बैंक है, बैंक के पास जो डिपॉजिट है उसमें कमी आ गई। जब डिपॉजिट में कमी आ गई तो जो आरबीआई, जो बैंक है, वो क्या बोलेगा कि भाई अब मार्केट में जो भी वो ब्याज देगा, जो ऋण देगा, ठीक है, उस पर क्या करेगा कि वो ब्याज बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे कम है ना, तो ब्याज बढ़ाएगा, ब्याज बढ़ाकर पैसा देगा मार्केट में। तब होगा क्या कि जो ऋणदाता हैं, जो ऋण लेने वाले हैं, उनको वो ब्याज भारी पड़ेगा, जिसको पाकर वो थोड़ा सा कतराएंगे बैंक से लोन लेने में, ऋण लेने में। बात समझ में आ गया। और जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो होता क्या है कि बैंक अपना ब्याज रेट घटा देता है और दबा के लोन बांटता है, ठीक है। और मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है तरलता का, कैश तरलता का। समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा मामला बस यही है, ओके। आईसीआरआर के प्रभाव। तरलता में वृद्धि को संभालने के लिए हाल ही में सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, विदेशी निवेश में वृद्धि, 2000 रुपये के नोट की वापसी के कारण बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, ठीक है। अर्थव्यवस्था में तरलता की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसको कि कवर करने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए, ताकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कैश फ्लो ना हो, जिसको करने के लिए आईसीआरआर भी आरबीआई ने लागू किया था। एक बात याद रखना कि आईसीआरआर और सीआरआर, इन दोनों के बदले में आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है बैंकों को, ओके, ठीक है। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये एनडीटीएल, ठीक है, ये एनडीटीएल का ही भाग है। जस्ट वेट, यह एनडीटीएल का ही भाग है। एक तो होता है डिमांड लायबिलिटी, एक होता है टाइम लायबिलिटी, ठीक है। ये जो तीसरा होता है ऐसा डिमांड जो टाइम लायबिलिटी, ठीक है, और डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे कि बैंक के बिजली के बिल, इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है, क्लियर। बैंक रन क्या होता है? किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से जब बड़ी संख्या में उसके ग्राहक अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं तो इसे बैंक रन करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी भी आप याद रखना कि बैंक रन होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण, सरप्लस ट्रांसफर्स बाय आरबीआई, ओके। इसको मोटा मोटा समझते हैं, ठीक है। हाल ही में आरबीआई, ठीक है, जो है वो 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। यह 2021-22 से 188% अधिक है, ओके। चूँकि आरबीआई को
आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 अधिशेष लाभ का आवंटन के अनुसार अधिशेष राशि सरकार को आवंटित करता है। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आप इम्पोर्टेंट के तौर पर याद कर लेना, यहाँ से मैटर क्वेश्चंस के तौर पे बन सकता है। ठीक है, आरबीआई का कुल ब्याज ब्याज से प्राप्त होने वाले इसके कुल आय की तुलना में काफ़ी कम है। इससे आरबीआई के पास अतिरिक्त पैसा अर्थात अधिशेष सरप्लस बच जाता है। ओके, क्लियर। हालांकि मालेगाम समिति 2013 की सिफारिश के पश्चात और आगे चलकर बिमल जलान समिति द्वारा पेश की गई संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क 2014-15 के तहत आरबीआई द्वारा सरकार को किए जाने वाले अधिशेष अंतरण में वृद्धि हुई है। याद रखना, इसी सरप्लस को पाकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपस में कलेश हुआ था, जिसको पाकर कुछ एक व्यक्ति विशेष के तौर पे एक गवर्नर थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया था। तो थोड़ा सा ऐसे भी मैटर को आप प्लीज़ एनालिसिस करते रहा करो कि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ओके, पर निर्भरता की समाप्ति। सो क्या है मामला? सो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें लिबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। ओके, सो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सो बेंचमार्क दर की बात करें तो लिबोर एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। सरल शब्दों में लिबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए बेंचमार्क या संदर्भ के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटर बैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। यह ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं। तो आप समझ गए कि लिबोर क्या होता है। एक मान के चलो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ब्याज का मानक तैयार करता है, जिसपे कि जो वैश्विक बैंक हैं वो आपस में ऋण का लेन देन करते हैं उसी ब्याज दर पे। ओके, चलिए, लिबोर पर निर्भरता को खत्म करने से भारत को मिलने वाले लाभ। सो वित्त पोषण की लागत में कमी। लिबोर पर निर्भरता की समाप्ति के परिणाम स्वरूप वित्त पोषण की लागत में कई तरीकों से कमी आ सकती है, क्योंकि इसके बाद संदर्भ दरों का गणना अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से होगी। ऋण लेने की लागत में कमी। इसके परिणाम स्वरूप उधार देने वाले और निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर या ब्याज दर स्प्रेड की मांग की जा सकती है। अधिक प्रतिस्पर्धा। वैकल्पिक संदर्भ दरों की शुरुआत के संदर्भ दरों के लिए बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इसमें वित्तीय उत्पादों का अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण हो सकता है। ओके, लिबोर के जो अन्य विकल्प हैं वो क्या हो सकते हैं? तो यूएस का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड, जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, चीन का संघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, भारत का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। ओके, तो थोड़ा सा इसको भी आप एज ए ऑप्शन के तौर पर याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल्स मार्केट। सीमा पार भुगतान। सो हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीएसआई इनोवेशंस हब ने G20 टेक स्पिरिट 2023 आयोजन किया। इसका उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देना। तो याद रखना कि जो G20 टेक स्पिरिट 2023 का आयोजन किया गया, क्या है उद्देश्य? सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देना है। ये किसके द्वारा? सो आरबीआई और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से आप मेंशन कर लेना। सीमा पार भुगतान का मामला, यह एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन देन में सेंडर और रिसिपेंट का अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। ठीक है, 2030 तक सीमा पार भुगतान बाजार के $290 ट्रिलियन तक
पहुंचने की संभावना है। ओके, सीमा पार भुगतान के सामान्य प्रकार, इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र, सो स्विफ्ट कोड का उपयोग कर एक बैंक से किसी अन्य देश में स्थित दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण होता है। डिजिटल वॉलेट, इसमें पेपाल, गूगल पे या एप्पल पे जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता है। अन्य में क्या है, इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन क्रिप्टो करेंसी आदि में शामिल है। तो सीमा पार भुगतान के जो अभी के तात्कालिक वर्तमान स्थिति में जो टाइप्स हैं उसको प्लीज़ आप मेंशन रखना। यहाँ पर सेगमेंट ऑप्शन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सीमा पार भुगतान का महत्व, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व है। वैश्विक बाजारों तक पहुँच यह सुनिश्चित करता है। यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने, नए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन, सो यह वंचित समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान के विशेष महत्व की बात करें तो विप्रेशंस को भेजने में आसानी, 2016 के बाद से भारत का सीमा पार जो विप्रेषण है वो 8% की CAGR बढ़ रहा है। यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना, 2021 में भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP का लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान था। विदेशी निवेश में तेजी, वित्त वर्ष 2023 में भारत को कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। तो ये जो सेगमेंट है इंपॉर्टेंट के तौर पे है, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय, सो RBI पेमेंट विजन 2025 इंपॉर्टेंट है। इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौता या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पे ध्यान दिया गया है। याद रखना, RBI पेमेंट विजन 2025, ठीक है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने भीम UPI QR कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों, वहां की कंपनियों और व्यापारियों संस्थानों से मिलकर कई पहले शुरू की हैं। वर्तमान में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नेपाल, भूटान में भीम UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है। अब ये जो कंट्री हैं, इन कंट्रियों का आप नाम याद रखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है, साथ ही साथ थोड़ा सा भीम प्लेटफॉर्म के बारे में आपको एनालिसिस करते हुए चलना है। इसका डेवलपर कौन है, इसका कब अस्तित्व बना था, तो थोड़ा सा इसके बारे में माइंड करके 2-3 पॉइंट को लेकर चलना है। नेक्स्ट है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शंस एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये जो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शंस एक्सेस है क्या है, सो सेबी ने IRRA के प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से ट्रेडिंग के समय आने वाली टेक्निकल ग्लिच से निवेशकों को बचाने के लिए आरंभ किया है। ये आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लेना, टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए आरंभ किया है। ट्रेडिंग के समय टेक्निकल ग्लिच से बचने चलते निवेशक अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसमें 2 फेस होते हैं, एक प्राइमरी साइट और एक डिजास्टर रिकवरी साइट्स। ओके, यह प्लेटफॉर्म सभी ट्रेडिंग केंद्रों से ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स को डाउनलोड करता है, साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीक का उपयोग करने वाले निवेशकों को IRRA एक्सेस करने के लिए लिंक के साथ SMS ईमेल भेजता है। इसे देश के सभी स्टॉक एक्सचेंजों BSE, NSE, NCDEX, MCX और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो इसको कौन कौन मिलकर बनाए हैं, थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। ओके, सो सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इस कानून के जरिए इसे एक सांविधिक निकाय
बना दिया गया है। हालांकि इसे भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1988 में गठित किया गया था। इसके संगठन की बात करें तो बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसमें बोर्ड के एक सदस्य को आरबीआई नियुक्त करता है और 2 बोर्ड सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा तथा 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओके, सेबी क्या क्या काम करता है? सो प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को भी नियमित करना, स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज को विनियमित करना, प्रतिभूतियों यानी शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट आदि का पंजीकरण और उनका विनियमन करना, निवेशक शिक्षा और मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। तो आई होप सो कि इसके हमने कार्य को समझ लिया। सेबी की शक्तियाँ क्या क्या हैं? सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। यह प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के कामकाज को विनियमित करने के लिए विनियमन तौर पर कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियमों को पारित कर सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के आधार पर सेबी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी मनी पुलिंग योजना को विनियमित कर सकता है। साथ ही नियमों के गैर अनुपालन के मामले में यह परिसंपत्ति को अटैच भी कर सकता है। सेबी किसी भी प्रतिभूति लेन देन के संबंध में जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्डिंग जैसी जानकारी मांग सकता है। जुर्माना लगाने, किसी संस्था या व्यक्ति को अस्थायी या स्थायी रूप में बाजार से प्रतिबंधित करने जैसी कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। निवेशक के हित में ऐसे किसी भी मध्यवर्ती या व्यक्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। ओके, तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में A to Z जानकारी हासिल कर लिया। सेबी द्वारा हाल ही में कुछ शुरू की गई पहले हैं, इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो हाल ही में सेबी ने उच्च जोखिम वाले कुछ चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस फ्रेमवर्क या प्रस्ताव को एक परामर्श पत्र के तौर पर जारी किया गया है। भारत में एफपीआई की मौजूदा जो प्रावधान है सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। यह सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विनियमन 2019 एफपीआई विनियमन के तहत विनियमित होता है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से बनाया जा सकता है कि जो एफपीआई होता है वो कैसे किस अधिनियम के द्वारा वो विनियमित होता है। तो थोड़ा सा याद रखना कि सेबी द्वारा विनियमित या सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विनियमन 2019 के तहत विनियमित होता है। सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों शेयरों पर एफपीआई द्वारा किए जाने वाले निवेश पर कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। कानूनी प्रावधान, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में एफपीआई को प्रबंधित करने वाला प्राथमिक कानून है। मैटर यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट के तौर पर नोट्स में मेंशन कर लेना। ठीक है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है एफडीआई और जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई है क्या है? सो जो एफडीआई है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम में पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, जो एफपीआई है का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर या बांड में निवेश। आप समझ गए मामला क्या है? ठीक है, जो एफडीआई है, एफडीआई के द्वारा जो विदेशी मुद्रा भारत में आती है, ठीक है, इसमें होता क्या, जो निवेशक होता है किसी दूसरे देश में स्थित जो उद्यम है, उद्यम में पैसा लगाता है। ठीक है, ब्याज के बदले कि मुझको मेरा तो मूलधन मिलेगा, साथ ही साथ मुझे एक अच्छा खासा ब्याज मिलेगा उस पैसे के लगाने के बदले में। ठीक है, जो एफपीआई होता है, एफपीआई क्या होता है कि ये पैसा कहाँ लगाता है? ठीक है, तो किसी दूसरे देश का जो निवेशक होता है वह दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्ति में निवेश करता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, के जरिए शेयर या बॉन्ड में निवेश करता है। ठीक है, निवेशकों की भूमिका क्या होती है?
ठीक है। जो एफडीआई होता है इसमें सक्रिय निवेशक पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें निष्क्रिय निवेशक पार्टिसिपेट करते हैं। प्रकार की बात करें तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश होता है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष निवेश होता है। नियंत्रण की मात्रा की बात करें इसमें अत्यधिक नियंत्रण है, इसमें बहुत कम नियंत्रण है। अवधि यहाँ पे दीर्घकालिक निवेश होता है, यहाँ पे अल्पकालिक निवेश होता है, ठीक है। कहाँ निवेश किया जाता है? विदेशी भौतिक परिसंपत्तियाँ या उद्यमों में, और इस यहाँ पे दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में, ठीक है। प्रवेश और निकास यहाँ पर कठिन है एफडीआई के तहत, और यहाँ पे अपेक्षाकृत आसान है। शामिल जोखिम की बात करें तो यहाँ पर स्थिर है, यहाँ पे परिवर्तनशील है, ठीक है। एफपीआई से संबंधित समस्या। प्रेस नोट 3 पीएन 3 की शर्तों का उल्लंघन दुरुपयोग पीएन 3 के तहत यह अनिवार्य बनाया गया है कि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की कोई कंपनी केवल सरकारी मार्ग के जरिए ही भारत में निवेश कर सकती है। चूँकि पीएन 3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर लागू नहीं होता है, इसलिए पीएन 3 की शर्तों से बचने के लिए एफपीआई मार्ग का दुरुपयोग किया जा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ये स्पेशली आप याद रखना। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कारपोरेट ऋण बाजार। ओके, कारपोरेट ऋण बाजार CDM। ओके, हाल ही में सेबी ने कारपोरेट ऋण बाजार विकास फंड CDM-DF को शुरू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी की है। क्या है यह? कोष की बात करें तो इसका गठन एक वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में किया गया है। यह एक प्रकार का बाजार में संकट या दबाव के दौरान निवेश ग्रेड वाली कारपोरेट ऋण प्रतिभूति की खरीद की जाएगी इसके तहत, ठीक है। CDM-DF की शुरू करने का उद्देश्य क्या है? प्रायः बाजार में संकट दबाव के दौरान ऋण बाजार को कई दबावों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे संकट के समय सबसे पहले खुले बाजार में बांड्स और प्रतिभूतियाँ जो कि निवेश रूप से लंबित परिपक्वता अवधि वाले बांड्स या प्रतिभूति की बिक्री होने लगती है, जिससे तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में CDM-DF तरलता पहुंच प्रदान करने के बाजार की मदद करेगा। तो आप समझ गए पूरा मामला क्या है। जिस प्रकार संकट आने पर RBI बैंकों के लिए तरलता उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार से फंड कारपोरेट ऋण बाजार की मदद करेगा। आप समझ गए। इस लाइन को आपको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना है शॉर्ट नोट्स के तहत, ठीक है, कि क्या उपयोगिता है CDM-DF का। ओके, अवधि की बात करें तो इसकी अवधि शुरुआत में 15 वर्ष होगी, हालांकि इसे सेबी के निर्देशों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार के बारे में बात करें तो ऋण बाजार को प्रायः बांड बाजार या फिक्स्ड इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट कहा जाता है। ऋण बाजार को मोटे तौर पर सरकारी ऋण या बांड बाजार या कॉर्पोरेट ऋण या बांड बाजार में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। जारी करने की अगर बात करें तो कंपनियां प्रायः अपने कामकाज को बढ़ाने, नए उत्पाद बनाने या नई विनिर्माण सुविधा खोलने के लिए कॉर्पोरेट बांड जारी करती हैं। इसकी प्रकृति की बात करें तो कॉर्पोरेट बांड आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण लिखित होते हैं। इसकी परिपक्वता जो अवधि होती है 1 वर्ष से अधिक होती है। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ से मैटर पूछा जा सकता है, ठीक है। विनियमन की बात करें तो कॉर्पोरेट ऋण बाजार के विनियमन का अधिकार सेबी के पास है। ओके, 2002 में सेबी और RBI के बीच नियामकीय क्षेत्राधिकार को प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया था, ठीक है। भारत में बॉन्ड बाजार की स्थिति मार्च 2022 तक भारत में आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बांड GDP के लगभग 17% के बराबर था। अन्य उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यही आंकड़े काफ़ी अधिक हैं। साउथ कोरिया 80% से अधिक, मलेशिया में 50% से अधिक, चीन में लगभग 40% से अधिक। कॉर्पोरेट ऋण बाजार का जो महत्व है, निवेश के लिए आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को उपयोग आधारित अर्थव्यवस्था में निवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की जरूरत है। संसाधनों का कुशल आवंटन यह कॉर्पोरेट हेतु लागत प्रभावी ढंग से धन जुटाने और बैंक वित्त पर निर्भरता कम करने के लिए अतिरिक्त मार्ग के रूप में कार्य करता है। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको प्लीज़ माइंड रखना। नेक्स्ट है निवेशक सेवा कोष और विनिवेश सुरक्षा कोष यानी ICF और IPF। क्लियर।
निवेशक सुरक्षा कोष आईपीएफ की स्थापना का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज के भागीदारों जैसे कि स्टॉक ब्रोकर और निवेशक के हितों का रक्षा करना। स्थापना सभी स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी एक आईपीएफ की स्थापना करेंगे। इसका उद्देश्य है जो स्टॉक ब्रोकर होंगे और निवेशक होंगे उनके हितों की रक्षा करने की बात यहाँ पर कहा गया। तो थोड़ा सा इसको मोटा मोटा याद रखना। और जो आईसीएफ है निवेशक सेवा कोष, आईसीएफ का उद्देश्य निवेश करने वाली जनता को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करना जैसे कि निवेशक शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, कंपनियों की जानकारी प्रसार करना आदि। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको मोटा मोटा याद रखना। ठीक है, पर्यवेक्षण की बात करें आईसीएफ की निगरानी विनियामकी निरीक्षण समिति द्वारा की जाएगी। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के आईसीएफ का उपयोग निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने में। कोष का कम से कम 50% हिस्सा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में खर्च किया जाएगा। मध्यस्थों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च भी इसी के अंतर्गत। खर्च न हो पाए जो आईपीएफ और आईसीएफ का ट्रांसफ़र यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी बंद हो जाता है या उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है या वह अपना कामकाज बंद कर देता है तो स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के पास खर्च न आने वाली आईपीएफ या आईएफ की जो शेष राशि है सेबी के निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष आईपीईएफ में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष आईपीईएफ। आईपीईएफ की स्थापना सेबी द्वारा 2007 में की गई थी। इसे सेबी बी नियमन 2009 के तहत विनियमित किया जाता है। इसका उपयोग निवेशकों की सुरक्षा तथा निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसे सेबी द्वारा दिए गए अंशदान, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान एवं दान, सुरक्षा, जमा और गैर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के आईपीएफ आईएसएफ जमा राशि आदि में माध्यम से वित्त पोषित इसको किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े फ्रेमवर्क को लचीला बनाने की सिफारिश को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसको मोटा मोटा जानते हैं। ठीक है, वे उद्यम या संगठन जो सामाजिक उद्यम के तौर पर पात्र नहीं हैं, कॉरपोरेट फाउंडेशंस, राजनीतिक अथवा धार्मिक संगठन या गतिविधियां, पेशेवर या व्यापार संघ, बुनियादी ढांचा हाउसिंग कंपनियां, वहनी आवास परियोजनाओं को छोड़कर। तो इन मापदंडों को प्लीज़ आप याद रखना कि ये ऐसे जो संगठन हैं जो सामाजिक उद्यम के तौर पर पात्र नहीं है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एसएससी जो है वस्तुतः स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग सेगमेंट है। यह सामाजिक उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के जरिए जनता से धन जुटाने में मदद करता है, जैसे कि लाभ अर्जन सामाजिक उद्यम। ठीक है, समथिंग ऐसे जो सेगमेंट है, ठीक है, इनके थ्रू यह काम करता है और जो धन है उसको एकत्रण करने में मदद करता है। थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप मोटा मोटा माइंड रखना। ठीक है, क्लियर। एक सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संगठन को निम्नलिखित मानदंड को पूरा करना होगा। जैसे कि राजस्व की बात करें तो पिछले 3 वर्षों के औसत राजस्व कम से कम 67% हिस्सा लक्षित आबादी के सदस्यों को पात्र गतिविधियां प्रदान करने में आया हो। व्यय की बात करें तो पिछले 3 वर्षों के औसत व्यय का कम से कम 67% हिस्सा जो कि लक्षित आबादी के सदस्यों को पात्र गतिविधि प्रदान करने के लिए खर्च किया गया हो। और ग्राहक आधार या लाभार्थी की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में जितने ग्राहक और या लाभार्थी को पात्र गतिविधियां प्रदान की गई हैं उनमें से लक्षित आबादी के सदस्य कम से कम 67% हों। एक सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संगठन को जो मापदंड है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये 3 मापदंड आप याद रखना है, मोटा मोटा जान लेना, बहुत डीप नहीं, मोटा मोटा बस जानकारी हासिल करना। एवरीवन, जो पार्ट 2 है इकोनॉमी का यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले समय में। अगली बार कोशिश ये रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं संबंधित टॉपिक से वो भी वहाँ पर सम्मिलित किया जाए ताकि एक ओवरव्यू बन सके कि हमें सेगमेंट को एनालिसिस किस लेवल तक करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।